हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी? शानदार, बेहतरीन और जबरदस्त होंगे मेरे भाई। आज की क्लास में फिर से आपका स्वागत है। एक बार सभी बता देंगे एक बार सभी कैसे हैं। देखो मेरे भाई, क्लासें मतलब प्रॉपर तरीके से नहीं चल पा रही, उसके लिए तो मैं क्षमा प्रार्थी हुई। आवाज ऑडियो वीडियो क्लियर है मेरे भाई? ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? बताएंगे सभी एक बार। ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? चलो। देखो क्लासें प्रॉपर नहीं चल पा रही, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी क्लासें प्रॉपर चले। ठीक है मेरे भाई। कुछ समस्याएं होती है जिनकी वजह से मतलब क्लास नहीं चल पा रही है ना। और देखो भाई, यहाँ हमको सब कुछ हम मतलब खुद को ही संभालना होता है सारी चीजें, तो उस हिसाब से मतलब नहीं हो पा रहा है ना। चलो कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपके मतलब मैंने जब वादा किया है तो मैं कंप्लीट भी करूंगा। ठीक है। चलो। ये वाले चैप्टर मेरे भाई 8वें चैप्टर का जो रह रहा था हमारा एक लास्ट क्लास है ये। इसमें 8वां चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा, मतलब नोट्स तो बन ही जाएंगे। ठीक है। कल अपन बुक की रीडिंग कर लेंगे। ठीक है। कल बुक की रीडिंग करके और अपने पास परसों से अपना चैप्टर चालू हो जाएगा 9th। ठीक है। 9वां चैप्टर उसमें क्या होगा मेरे भाई, उसमें हम प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम परावर्तन और अपवर्तन पढ़ेंगे। ठीक है। कोशिश करना कि अपन उसको जल्दी जल्दी क्लियर कर सके। मतलब चीज़ों को आपको थोड़ा सा खुद से भी पढ़ना पड़ेगा और थोड़ी चीज़ें मैं भी पढ़ाऊंगा। थोड़ी चीज़ें मतलब मैं पूरी चीज़ें ही मैं ही पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको क्या है, चीज़ों को कंसंट्रेट करके मेरे भाई, मतलब तुम्हारा कंसंट्रेशन ऐसा होना चाहिए। ठीक है। पूरी तरीके से कंसंट्रेट करके और फिर तब चीजों को पढ़ना है। ठीक है ना। इससे तुम्हारी चीजें जल्दी समझ में आएंगी। मैं जो बताऊं वो काम तुम्हें करना होगा। ठीक है। चलो। हाँ, पीछे के 4-5 चैप्टर जो भी है उनकी गारंटी मेरी है मेरे भैया ना, एक भी नंबर नहीं कटने दूंगा। ठीक है। चलो। और बताओ कैसे हैं सभी? आवाज सही है मेरे भाई? ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी को? ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? बताओ। ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या भाई सभी को? सभी बताएंगे एक बार, ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? चलो। सभी को आवाज आ रही है मेरी भाई? सभी को आवाज आ रही है? चलो स्टार्ट करें मेरे भाई। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। चलो। देखो मेरे भाई, पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा? पिछली क्लास में हमने उपार्जित लक्षणों के बारे में पढ़ा। किसके बारे में पढ़ा था? उपार्जित लक्षणों के बारे में। ठीक है। उपार्जित लक्षणों के बारे में पढ़ा था। और यहाँ पे अपन ने क्या पढ़ा था, देखो ध्यान से समझना। दिख रहा है सभी को? चलो। अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था उपार्जित लक्षण, तो मैंने बताया था कि उपार्जित लक्षण कौन से होंगे। उपार्जित लक्षण वे लक्षण होते हैं मेरे भाई जो हमने जीवन के दौरान, या कोई भी जो जीव है वो अपने जीवन काल के दौरान क्या करता है, अर्जित करता है। ठीक है। जैसे कि नाक में छेद करवा लिया, हाथ कट गया, या फिर जो भी है। ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या होंगी? ये उपार्जित लक्षण होंगे। क्या होंगे? उपार्जित लक्षण। उपार्जित लक्षण का मतलब सीधे सीधे समझ में आया मेरे भाई? उपार्जित लक्षण का मतलब है जो हमने बाहर से, मतलब जो हमने अपने जीवन काल के दौरान अर्जित किए हैं, जीवन काल में प्राप्त किए हैं, उनको हम बोलेंगे उपार्जित लक्षण। उपार्जित लक्षणों के गुण क्या होने चाहिए? तो देखो ये लक्षण जीवों द्वारा जीवन काल में प्राप्त किए जाते हैं। दूसरा, ये जनन कोशिकाओं के जो डीएनए होते हैं उसमें कोई बदलाव नहीं लाते हैं। अगली पीढ़ी में वंशानुगत स्थानांतरित नहीं होते। ये लक्षण जैव विकास में भी सहायक नहीं होते। दूसरे लक्षण कौन से थे उपार्जित के बाद में? हमारे दूसरे लक्षण थे मेरे भाई, वो थे अनुवांशिक लक्षण। क्या थे? अनुवांशिक लक्षण। तो अनुवांशिक लक्षण कौन से होते हैं? वे लक्षण जिसे कोई जीव अपने जनक से प्राप्त करता है। कहां से प्राप्त करता है? अपने जनक से। उनको हम क्या बोलते हैं? अनुवांशिक लक्षण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुवांशिक लक्षण बोलते हैं। अच्छा, अनुवांशिक लक्षणों के गुण क्या थे? ठीक है। स्पीड से मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि रिवाइज करवा रहा हूँ मेरे भैया ना, कल का जो मतलब अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था उसका रिवाइज। तो ये लक्षण जीवों में वंशानुगत होते हैं। कैसे होते हैं जीव? ये कैसे होते हैं? वंशानुगत होते हैं। ये जनन कोशिकाओं में घटित होते हैं तथा अगली पीढ़ी में क्या हो जाते हैं? स्थानांतरित होते हैं। किसमें स्थानांतरित होते हैं? अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। ये लक्षण जो है वो जैव विकास में सहायक है। क्या है? जब ये लक्षण जैव विकास में सहायक है। ठीक है। अच्छा, प्रभाविता एवं अप्रभाविता में अंतर देखें कि प्रभाविता क्या होगी और अप्रभाविता क्या होगी। तो वह विशेषक युग्मक जो विषम युग्म की अवस्था में भी अभिव्यक्त हो जाते हैं। किसमें व्यक्त हो जाते हैं? विषम युग्म की अवस्था में भी क्या हो जाते हैं? अभिव्यक्त हो जाते हैं। मतलब विषम युग्म की जो अवस्था होगी उसमें भी ये क्या होने लग जाते हैं? दिखाई देने लग जाते हैं। ठीक है। वह प्रभावी या अलील कहलाते हैं तथा यह घटना क्या कहलाती है? प्रभाविता कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रभाविता कहलाती है। दूसरी बात, प्रभाविता का कारण इसके जीन द्वारा पूर्ण रूप से कार्यशील एंजाइम निर्माण के कारण बनता है। मतलब इसमें क्या होता है? क्रियाशील एंजाइम होता है जिसके कारण ये प्रभाविता आती है। अप्रभाविता में क्या होगा? इसमें तो देखो क्या था, इसमें तो कार्यशील था। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि वह विशेषक जो विषम युग्म की अवस्था में अभिव्यक्त नहीं होते हैं, इसमें अभिव्यक्त हो रहे थे, इसमें अभिव्यक्त नहीं होंगे। ठीक है। अप्रभावी विशेषक कहलाते हैं तथा यह घटना अप्रभाविता कहलाती है। ठीक है मेरे भाई। चलो आगे देखते हैं। अप्रभावी विशेषक समयुग्मजीय अवस्था में अभिव्यक्त होते हैं। कब व्यक्त होंगे? समयुग्मजीय अवस्था में। समयुग्म की जो अवस्था होगी उसमें क्या होंगे? अभिव्यक्त होंगे। दूसरी बात क्या है कि अप्रभाविता की स्थिति जीन में हुए परिवर्तन के फलस्वरूप अकार्यशील एंजाइम निर्माण के कारण बनती है। ठीक है। किसके कारण बनती है? किसके कारण बनती है? अकार्यशील। जब ये कार्य ही नहीं करेगा तो ये प्रभाव ही नहीं दिखाएगा। प्रभाव का मतलब अप्रभाविता हो जाएगी। ठीक है भाई। प्रभाव नहीं दिखाएगा तो क्या हो जाएगी? अप्रभाविता। देखो अब आता है हमारे जाति उद्भव।
पूर्व स्पीसीज से नई स्पीसीज का बनना जाति उद्भव कहलाता है मेरे भाई। क्या कहलाता है? जाति उद्भव। पुरानी जो स्पीसीज है उनसे नई स्पीसीज का बनना क्या कहलाता है मेरे भाई? जाति उद्भव कहलाता है। क्या कहलाता है? जाति उद्भव कहलाता है। अच्छा आगे देखेंगे, नई स्पीसीज के उद्भव के लिए, नई स्पीसीज जो होंगी उनके उद्भव के लिए मेरे भाई, जो नई स्पीसीज है उनके उद्भव के लिए वर्तमान स्पीसीज के सदस्यों का परिवर्तनशील पर्यावरण में बना रहना है। ठीक है, कि जो पुराने हैं वो बने रहेंगे तो ही नई समष्टि या नया जीव क्या होगा मेरे भाई? नई जाति का क्या होगा? उद्भव होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब पुराने है ही नहीं। अब भाई जैसे मान लो कि अपने माता पिता ही नहीं होते तो क्या हम आ पाते? क्या हम इस दुनिया में? नहीं सर, नहीं आ पाते। ठीक है, तो पुरानी जो जीव है, पुरानी जो जाति है, पुराना जो मतलब अपनी जनक पीढ़ी है, उनका रहना भी क्या है यहाँ आवश्यक है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इन सदस्यों को पर्यावरण में जीवित रहने के लिए बाह्य लक्षणों में परिवर्तन करना पड़ता है। अतः प्रभावी पीढ़ी के सदस्यों में शारीरिक लक्षणों में परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं, जो जनन द्वारा, मतलब जनन जो प्रक्रिया है उसके द्वारा अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाते हैं। इस प्रकार स्पीसीज का क्या होता है? उद्भव होता है। अच्छा, जाति उद्भव का कारण क्या है? तो यहाँ तीन कारण है। अनुवांशिक विचलन है, भौगोलिक पृथक्करण है, और क्या है मेरे भाई? प्राकृतिक वर्ण है। अनुवांशिक विचलन क्या कहता है? किसी एक समष्टि की उत्तरोत्तर पीढ़ियों में सापेक्ष जीन की बारंबारता में अचानक परिवर्तन का उत्पन्न होना आनुवांशिक विचलन कहलाता है। क्या कहलाता है? आनुवांशिक विचलन कहलाता है। अच्छा, दूसरी बात, आनुवांशिक विचलन के कारण कौन कौन से हैं? तो ध्यान रखना कि डीएनए में परिवर्तन हो सकता है या गुण सूत्रों में परिवर्तन हो सकता है। इन दोनों में अगर परिवर्तन होगा तो ही क्या होगा? आनुवांशिक विचलन होगा। क्या होगा? आनुवांशिक विचलन होगा। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं, आगे समझ। भौगोलिक पृथक्करण, किसी जनसंख्या के बीच जीन्स प्रवाह को भौगोलिक आकृतियां जैसे नदी, पर्वत तथा समुद्र इत्यादि रोकते हैं, जिससे एक ही समष्टि के जीव पृथक मतलब अलग हो जाते हैं। इसके कारण प्राकृतिक वर्ण भी विलग हो जाता है, मतलब प्राकृतिक जो वर्ण है वो भी क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। इसे ही भौगोलिक पृथक्करण कहा जाता है। लैंगिक जनन करने वाले जीवों में यह जाति उद्भव का प्रमुख कारक है। ठीक है, क्योंकि युग्मकों द्वारा पृथक जनसंख्या के बीच जीनों के बहाव को कम करता है या बाधा डालता है, परंतु स्वपरागण वाले पादप जातियों के बीच जाति उद्भव का कारक नहीं है। ये जो भौगोलिक पृथक्करण है वो स्वपरागण वाले जो हमारे पादप हैं, जो पौधे हैं, उनमें ये क्या करता है? उसमें ये बाधा नहीं डाल सकता, उसमें ये कोई भी कारक मतलब ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि स्वपरागण के लिए किसी और पादप की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है देखो, क्योंकि इसमें प्रजनन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए दूसरे पादपों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। ठीक है, तो यहां से अगर पूछेगा प्रश्न तो क्या पूछेगा कि भाई जाति उद्भव के कारण लिखिए। जाति उद्भव के कारण पूछ ले तो जाति उद्भव के कारण बता देने हमें। अगर वो 3-4 नंबर का प्रश्न दे, 4 नंबर का या 3 नंबर का प्रश्न दे, तो हमको अपन को ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी सी बतानी पड़ेंगी। ठीक है, अब सर आप तुम बोलोगे सर इतनी चार आपने तो इतना सारा लिखा दिया। मेरे भाई जब मैं इतना लिखा रहा हूँ तो तुम्हें इतना से याद होगा और इतना से तुम कॉपी में लिख के आओगे, है ना? चलो, हाँ ठीक है, सारी चीजें ही मोस्ट है मेरे भैया, ऐसा नहीं है। सर मोस्ट कौन सा है? मोस्ट तो मेरे भाई सारी चीजें ही हैं जो मैं लिखा रहा हूँ। ऐसा थोड़ी है मैं पागल हूँ और मैं ऐसे ही करा रहा हूँ। सर आप तो पागल हो बेटे, मजे ले लो तुम्हें। चलो ठीक है, हाँ सर्दी लग रही है मेरे भाई, हाँ एकदम मस्त वाली। चलो, कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो हमारे दो कारण तो हो गए थे, आनुवांशिक विचलन कर लिया, भौगोलिक पृथक्करण कर लिया। अब वो जो आने वाला है वो प्राकृतिक वर्ण है। क्या है? प्राकृतिक वर्ण। तो तीसरी हेडिंग डालेंगे और उसमें लिखेंगे प्राकृतिक वर्ण। तीसरी चीज डालेंगे, हेडिंग डालेंगे तीसरी, और उसमें लिखेंगे प्राकृतिक वर्ण। क्या लिखेंगे? प्राकृतिक वर्ण। चलो हेडिंग डालो भाई मेरे भाई तीसरी, और इस पे डालेंगे प्राकृतिक वर्ण। आज ही कंप्लीट हो जाएगा मेरे भाई चैप्टर, है ना? ये चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा। फिर अपन इसकी बुक की रीडिंग लगा के और तुरंत अपन इसका क्या कर देंगे मेरे भाई? अगले चैप्टर की शुरुआत कर देंगे। और जैसे मतलब जैसे भी होगा के बाद में अपन एक एक चैप्टर का मतलब क्वेश्चन तो करेंगे मेरे भाई, है ना? सारी चीजें मैं कराऊंगा, वो मेरे ऊपर है। ठीक है, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ठीक है, जैसे पढ़ रहे हो वैसे तो पढ़ते चलो, लेकिन मैं जो कर रहा हूँ उस प्रयास को भी थोड़ा सा देखते चलना, और उस चीजों में उन चीजों को थोड़ा सा इंक्लूड करते चलना मेरे भाई, है ना? चलो, लिखेंगे प्राकृतिक वर्ण, तीसरे हेडिंग डालेंगे, तीसरी हेडिंग डालेंगे प्राकृतिक वर्ण की हेडिंग डालेंगे प्राकृतिक वर्ण। एक मिनट, दिक्कत करेगा? चलो ठीक है, हेडिंग डालेंगे तीसरी प्राकृतिक वर्ण। दिख रहा है यहाँ पे सभी को? लिखेंगे प्राकृतिक वर्ण, लिखेंगे प्राकृतिक वर्ण।
हेडिंग डालेंगे प्राकृतिक वर्ण। बस स्पीड से लिख लेंगे, ठीक है। प्राकृतिक वर्ण। प्राकृतिक वर्ण। इसमें लिखेंगे चयन की वह प्रक्रिया। इसमें लिखेंगे चयन की वह प्रक्रिया चयन की वह प्रक्रिया। दिख रहा है सभी को? हाँ, तो लिखेंगे चयन की वह प्रक्रिया जिसमें जीव जिसमें जीव चयन की वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपने पर्यावरण के प्रति, लिखेंगे अपने पर्यावरण के प्रति बेहतर अनुकूलित होते हैं। बेहतर अनुकूलित होते हैं। बेहतर अनुकूलित होते हैं। बेहतर अनुकूलित होते हैं। बेहतर अनुकूलित होते हैं और अपनी उत्तरजीविता को बनाए रखते हैं। अपनी और अपनी उत्तरजीविता को बनाए रखते हैं। ठीक है। और क्या करते हैं? रखते हुए हैं। बनाए रखते हैं। एक मिनट। चयन की वह प्रक्रिया जिसमें अपने पर्यावरण के प्रति बेहतर अनुकूलित होते हैं और अपनी उत्तरजीविता को बनाए रखते हुए, लिखेंगे अपनी जीविता को बनाए रखते हुए ते हुए अधिक संतानें उत्पन्न उत्पन्न करते हैं करते हैं करते हैं। फिर लिखेंगे आगे प्राकृतिक वर्ण के द्वारा प्राकृतिक वर्ण के द्वारा व्यष्टियों में प्राकृतिक वर्ण के द्वारा व्यष्टियों में भिन्नताएं उत्पन्न होती उत्पन्न
होती हैं। ठीक है, लिखेंगे प्राकृतिक वर्ण के द्वारा व्यष्टियों में क्या होती है मेरे भाई, विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। ठीक है, लिखेंगे, इसी में लिखेंगे, यदि विभिन्नताएं, लिखेंगे यदि भिन्नताएं की विभिन्नताएं अपने कुल व्यष्टि से, अपने कुल व्यष्टि से अपने कुल व्यष्टि से कहीं अधिक हो गई हो, लिखेंगे अपने मूल व्यष्टि से कहीं अधिक हो गई हो, गई हो, यानी कि वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपने पर्यावरण के प्रति बेहतर अनुकूलित होते हैं और अपनी उत्तरजीविता को बनाए रखते हैं, अधिक संतानें उत्पन्न करते हैं। प्राकृतिक वर्ण के द्वारा व्यष्टियों व्यष्टियों विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, यदि विभिन्नताएं अपने मूल व्यष्टि से कहीं अधिक हो गई हो, तो तो गई हो तो जीन्स में भी क्या आएगा, परिवर्तन आएगा। तो जीव जीन्स में भी काफी परिवर्तन आएगा। और क्या हो जाएगा बताओ, काफी परिवर्तन आ जाएगा। तो जीव, जो जीव है वो क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। भाई जीन्स में परिवर्तन आ रहा है मतलब कि जीव में भी भिन्नता आ रही है ना। तो क्या बोलेंगे अपन कि यदि विभिन्नताएं अपने मूल व्यष्टि से कहीं अधिक हो गई हो, तो जीव जीन्स में भी काफी परिवर्तन आएगा, तथा जीव क्या होगा, तथा हाँ गा- मेरे भाई जीव क्या होगा, भिन्न होगा। क्या होगा, जीव भिन्न होगा मेरे भाई, है ना। और लिखेंगे जीव भिन्न होगा, और क्या होगा बताओ, और एक नई जाति का उद्भव होता है, भिन्न होगा का, और एक एक नई जाति का उद्भव होगा, एक एक नई जाति का उद्भव होगा, एक नई जाति का उद्भव होगा, जाति का हो होता है, एक नई जाति का उद्भव होता है, लिखेंगे जाति का उद्भव होता है, और यह भी हो सकता है, और और यह भी हो सकता है, क्या हो सकता है बताओ, क्या हो सकता है,
कि नया जीव अपने पूर्व जीवों के साथ अंतर्जनन, अंतर्जनन में क्या हो, अंतर्जनन में क्या हो मेरे भाई, असमर्थ हो। और यह भी हो सकता है कि, लिखेंगे, और यह भी हो सकता है कि नया जीव, नया जीव, और यह भी हो सकता है कि नया जीव अपने पूर्व के जीवों, लिखेंगे नहीं, अपने, एक मिनट रुकेंगे भाई, मैं पढ़ लेता हूँ थोड़ा सा। हाँ, इतनी चीजें देखो यार, लाइन टू लाइन तो याद नहीं हो सकती है ना, लेकिन कोशिश करता हूँ कि मतलब जितना मैं मतलब अच्छा लिख सकता हूँ मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है। तथा जीव भिन्न होगा और एक नई जाति का उद्भव होता है। और यह भी हो सकता है कि नया जीव अपने पूर्व के जीवों की, पूर्व के जीवों के साथ, पूर्व के जीवों के साथ अंतर्जनन करने में क्या हो, असमर्थ हो। साथ, लिखेंगे, अंतर्जनन करने में, करने में असमर्थ हो, क्या हो, असमर्थ हो। लिखेंगे यहाँ पे एक भी और लिखेंगे इसी में, यदि डीएनए में यह परिवर्तन, अगली लाइन से स्टार्ट कर लेंगे, स्टार्ट कर लेंगे, लिखेंगे इसमें, लिखेंगे, इसमें लिखेंगे मेरे भाई, यदि डीएनए में यह परिवर्तन, यदि डीएनए में यह परिवर्तन यदि डीएनए में यह परिवर्तन पर्याप्त हो, यदि डीएनए में यह परिवर्तन पर्याप्त हो, पर्याप्त है, यदि डीएनए में परिवर्तन पर्याप्त है, जैसे गुणसूत्रों की, सूत्रों की संख्या में भिन्नता, यदि डीएनए में यह परिवर्तन पर्याप्त है, जैसे गुणसूत्रों की संख्या में, जैसे गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन, डीएनए में यह परिवर्तन पर्याप्त है, जैसे गुणसूत्र परिवर्तन, पहले तो ये लिखो, ठीक है, यहाँ तक लिखो। इसमें और लिखा जाएगा, यदि डीएनए में यह परिवर्तन पर्याप्त है, जैसे गुणसूत्र परिवर्तन, तो लिखेंगे, तो तो दो समष्टियों, तो दो समष्टियों के सदस्यों की, दो समष्टि, दो समष्टियों के, दो समष्टियों के सदस्यों की जनन कोशिकाएं संलयन करने में क्या हो मेरे भाई, संलयन करने में क्या हो, असमर्थ। तो दो समष्टियों के सदस्यों की जनन कोशिकाएं संलयन करने में, लिखेंगे, संलयन करने में
असमर्थ हो सकती है। क्या कर सकती है? असमर्थ होती है, असमर्थ हो सकती हैं, ठीक है। क्या हो सकती हैं? असमर्थ हो सकती हैं, ठीक है। चलो उतारेंगे एक बार सभी इसको, ठीक है। इसी में लिखो एक बार, फिर मैं पूरे बोर्ड को ही समझा दूंगा एक बार में ना, एक बार में पूरे को ही समझा दूंगा। अभी लिखेंगे इसी में, अगली हेडिंग डालेंगे मेरे भाई इसी में, अगली हेडिंग डालेंगे और अगली हेडिंग में डालेंगे मेरे भाई, क्या डालेंगे? स्थानीय समष्टि में विभिन्नता का कारण, ठीक है। स्थानीय समष्टि भिन्नता का कारण, हेडिंग डालेंगे स्थानीय समष्टि में विभिन्नता का कारण, स्थानीय समष्टि का कारण। देखो अब ये क्या कहना चाह रहा है कि भाई स्थानीय जो जनजाति, स्थानीय जो जाति है, स्थानीय जो समष्टि है, जो जीव हैं, उनमें विभिन्नताएं आएंगी तो वो किस कारण से आएंगी, ठीक है। उनमें जो विभिन्नताएं आएंगी तो वो किस कारण से आएंगी, उनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। चलो इसमें लिखेंगे मेरे भाई, दिख रहा है सभी को? चलो इसमें लिखेंगे, जब कोई उप समष्टि, लिखेंगे जब कोई समष्टि, जब कोई समष्टि, जब कोई, एक मिनट, जब कोई, जब कोई समष्टि भौगोलिक पृथक्करण के कारण, लिखेंगे जब कोई उपसमष्टि भौगोलिक पृथक्करण के कारण, भौगोलिक, जब कोई उपसमष्टि भौगोलिक पृथक्करण के कारण, जब कोई उपसमष्टि भौगोलिक पृथक्करण के कारण ये अप्रवास करता है, आगे आ जाएगा ना भी तो यहाँ पे, कारण अप्रवास कर, अप्रवास दिख रहा है, अप्रवास सही लिख देते, पृथक्करण के कारण अप्रवास करता है, भौगोलिक पृथक्करण के कारण अप्रवास करता है, प्रवास करता है, करता है, तो वह अन्य स्थान को, वह अन्य स्थान को अपना आवास बनाता है, आवास बनाता है, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? जब कोई उपसमष्टि जो है वो भौगोलिक पृथक्करण के कारण, किसके कारण? भौगोलिक पृथक्करण के कारण वो क्या करेगा? अप्रवास करेगा, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, तो जहां वो दूसरी जगह जाएगा वहीं पर रहने लग जाएगा, वहीं पर अपना क्या बना लेगा? आवास बना लेगा, अपने रहने करने का जुगाड़ बना लेगा। तुम नहीं जाते क्या ऐसे? हैं नहीं जाते क्या? नहीं सर हम तो नहीं जाते। चलो कोई बात नहीं, नहीं जाते तो इसी में लिखेंगे, आवास बनाता है, इसी में लिखेंगे आगे, और वहां के किसी, लिखेंगे आता है, और है, और
वहां के किसी उपसमष्टि जीव के साथ लिखेंगे, वहां के किसी उपसमष्टि के साथ जनन करता है, के साथ जनन करता है। जनन करता है, ठीक है। तो वह अन्य स्थान को अपना आवास बनाता है और वहां के उपसमष्टि के साथ क्या कर लेता है मेरे भाई, जनन करता है, जिससे जीन का प्रवाह होता है। तो लिखेंगे करता है, इससे जीन का प्रवाह होता है। तो क्या होगा मेरे भाई, प्रवाह होगा, से का प्रवाह होता है, ठीक है। ठीक है मेरे भाई, ये वाली चीज तो तुम्हें ज्यादा समझ में आ रही होगी, ऊपर वाली चीजें थोड़ी कम समझ में आई होगी ना, प्राकृतिक वर्ण वाली। हाँ मैं समझाऊंगा, कोई बात नहीं है ना। ये वाली चीजें समझ में आ रही होगी कि जब कोई उपसमष्टि भौगोलिक पृथक्करण के कारण, जैसे मान लो अपन ही है, अपन मान लो कोई भी अपने अंदर चेंज आता है तो अपन क्या करते हैं, बाहर रहने लग जाते हैं। जैसे मान लो यहाँ से जयपुर रहने लग गए, दिल्ली रहने लग गए, और वहीं पे मान लो, जैसे मान लो अभी मान लो कोई भी आदमी है, ठीक है, तुम देखोगे कि वो मतलब यहाँ से पलायन करके मान लो जम्मू कश्मीर बस गया। तो जम्मू कश्मीर करके जम्मू कश्मीर में क्या कर ली उसने, मान लो शादी कर ली है। अब यहाँ के तो अपन कैसे हैं मेरे भाई, काले काले से अपन है, और वहां पे जम्मू कश्मीर में क्या होता है, जम्मू कश्मीर में क्या होता है भाई, वहां की जलवायु कैसी है, ठंडी। ठंडी जलवायु के कारण वहां के लोग कैसे होते हैं, गोरे होते हैं होते हैं कि नहीं होते गोरे, वहां सर होते हैं गोरे, है ना। चलो, तो गोरे होते हैं तो वहां के मतलब मान लो वहीं पे उसने शादी कर ली, तब शादी कर ली तो बीवी के साथ उसने जनन कर लिया, जनन कर लिया तो उसने क्या किया मेरे भाई, जीन्स प्रवाह हो गए भाई, दोनों के जीन्स क्या हो गए, प्रवाह हो गए, ठीक है। अब जैसे मान लो जो संतान होगी उनमें परिवर्तन दिखेगा कि नहीं दिखेगा, हाँ सर। तो जो स्थानीय लोग था उसकी जाति में, मतलब उसके जब वो जनन उसने जो भी मतलब संतानें पैदा किए हैं, उनमें विभिन्नता क्यों आई है, क्योंकि उन्होंने एक जगह से रहकर दूसरी जगह उन्होंने क्या कर लिया, आवास स्थानांतरित कर लिया, और आवास स्थानांतरित करने के कारण उन्होंने वहीं पे मतलब क्या की, जनन की प्रक्रिया की, जिससे जीन का प्रवाह हुआ, और वहां पे क्या आ गई मेरे भाई, विभिन्नता आ गई, ठीक है। लिखेंगे और लिखेंगे और इससे उत्पन्न नए जीव में, और इससे उत्पन्न नए जीव में, इससे उत्पन्न नए जीव में नए जीव में भिन्नता, लिखेंगे विभिन्नता आती है, ता आती है, ठीक है। चलो, दो लाइन और इसमें लिखेंगे, ये लिख लेंगे इसमें, तो आगे बढ़ते पर इसी में लाइन करके। चलो इसी में लिखेंगे मेरे भाई आगे, किसी पौधे या प्राणी में, डाल के लिख लो, इसमें लिखेंगे किसी पौधे या प्राणी में किसी पौधे या प्राणी में विशिष्ट लक्षणों के लिए, लिखेंगे प्राणी में विशिष्ट लक्षणों के लिए, विशिष्ट लक्षणों के लिए कौन जिम्मेदार होते हैं बताओ। अगर पूछ ले कि जो पौधे और जो जीव होते हैं, पौधे प्राणी होते हैं, उनमें जो विशिष्ट लक्षण है मेरे भाई, उनके लिए कौन सी चीज जिम्मेदार होती है, लिखेंगे विशिष्ट लक्षणों के लिए, विशिष्ट लक्षणों,
जीन जो होते हैं वो जिम्मेदार होते हैं। कौन जिम्मेदार होता है मेरे भाई, ध्यान रखेंगे, जीन जिम्मेदार होते हैं, दार होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें बताओ किसी को, इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो बताएंगे मेरे भाई, बताओ इसमें कोई दिक्कत है किसी को, है भाई, बताओ इसमें कोई दिक्कत है किसी को तो बताएंगे, नहीं है तो अभिलक्षण और लिख लेते हैं इसमें, आ जाएंगे क्या, चलो अभिलक्षण और लिखते हैं, फिर इसको पूरे को समझाता हूँ मेरे भैया ना, मैं पूरे को समझाता हूँ, दिख रहा है सभी को यहाँ पे, चलो ठीक है, चलो आगे लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे अभिलक्षण, हेडिंग डालेंगे अभिलक्षण, ठीक है। अब लिखेंगे मेरे भाई अभिलक्षण, हेडिंग डालेंगे सभी, और हेडिंग में डालेंगे अभिलक्षण, लिखेंगे अभिलक्षण, ठीक है, थोड़ा सा और रहेगा जब मैं अगली स्लाइड में लिखा दूंगा, ठीक है। अभी अभिलक्षण में लिखेंगे, अभिलक्षण का मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना, ठीक है, चलो लिखेंगे बाह्य आकृति अथवा व्यवहार का विवरण, लिखेंगे बाह्य आकृति, बाह्य आकृति, बाह्य आकृति अथवा, लिखेंगे बाह्य आकृति अथवा बाह्य आकृति अथवा व्यवहार का वर्णन, लिखेंगे व्यवहार का विवरण, लिखेंगे व्यवहार का विवरण अभिलक्षण कहलाता है, कहलाता है मेरे भाई, अभिलक्षण कहलाता है, अभिलक्षण कहलाता है, क्या कहलाता है मेरे भाई, अभिलक्षण कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं मेरे भाई, दूसरे शब्दों में विशेष स्वरूपों, लिखेंगे दूसरे शब्दों में विशेष स्वरूपों, के शब्दों में दूसरे शब्दों में विशेष स्वरूपों अथवा, अथवा अथवा बाह्य आकृति अथवा व्यवहार का विवरण अभिलक्षण कहलाता है। दूसरे शब्दों में विशेष स्वरूपों अथवा विशेष प्रकार्य, लिखेंगे विशेष प्रकार्य अथवा विशेष प्रकार्य अभिलक्षण कहलाता है, अभिलक्षण है, क्या कहलाता है, अभिलक्षण कहलाता है, ठीक है, ठीक है, चलो आगे लिखते हैं, इसी में उदाहरण के लिए लिखेंगे, लिखेंगे उदाहरण में लिखेंगे उदाहरण,
उदाहरण में लिखो मेरे भाई। उदाहरण देखो, जैसे कि मान लो हमारे दो पैर हैं, ये क्या है हमारा अभिलक्षण है, लिखेंगे उदाहरण। हमारे दो पैर हैं, हमारे दो पैर हैं, यह एक अभिलक्षण है। यह क्या है, एक अभिलक्षण है, क्या है, एक अभिलक्षण है। ठीक है। पौधे में प्रकाश संश्लेषण होता है, ये भी एक अभिलक्षण है, लिखेंगे पौधे में, पौधों में, पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है। लिखेंगे यह भी एक अभिलक्षण है, यह भी एक क्या है, यह भी एक अभिलक्षण है मेरे भाई, यह भी एक अभिलक्षण है। ठीक है। देखो फिजिक्स वाले जो चैप्टर होंगे ना मेरे भाई, उनको मैं इस तरीके से लिख लिख के नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, लिख लिख के मतलब ऐसा नहीं है कि मैं लिखने लग गया फिर तुम लास्ट में जाके लिख रहे हो, ऐसा नहीं। लिखाता जाऊंगा, समझाता जाऊंगा, लिखाता जाऊंगा, समझाता जाऊंगा। जो चीजें समझ में नहीं आ रही बार बार रिपीट करूंगा, दो दो तीन तीन बार रिपीट करूंगा क्लास में, ताकि कम समय में तुम्हारी सारी चीजें रिपीट हो सके और तुम्हारी याद हो सके। ठीक है मेरे भाई, चलो। यह भी क्या एक अभिलक्षण है। ठीक है। अब थोड़ी सी और बच रहे हैं, उनको अपन अभी लिखते हैं, एक बार पहले समझा देता हूँ थोड़ा सा ना। चलो। ठीक है, ये अपन समझते हैं इसको एक बार समझने का प्रयास करेंगे, एक बार मैं पूरे इसको समझाता हूँ और उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे, है ना। चलो, दिख रहा है सभी को यहाँ पे, सभी को दिख रहा है। चलो, अब देखो मेरे भाई, यहाँ पे समझते चलेंगे। हमने लिखा प्राकृतिक वर्ण, क्या लिखा मैंने भाई, प्राकृतिक वर्ण, प्राकृतिक वर्ण। ठीक है। अब देखो, चयन की वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपने पर्यावरण के प्रति बेहतर अनुकूलित होते हैं और अपनी उत्तरजीविता को बनाए रखने के लिए अधिक संतानें उत्पन्न करते हैं। प्राकृतिक वर्ण का मतलब क्या है कि प्रकृति ने उनको वर्ण कर लिया, उनको धारण कर लिया, उनको ग्रहण कर लिया, उनको एक्सेप्ट कर लिया मेरे भैया ना। देखो, तो चयन की वह प्रक्रिया, चयन की वह प्रक्रिया जिसमें जीव जो है वो अपने पर्यावरण के प्रति क्या होते हैं, बेहतर अनुकूलित होते हैं। बेहतर क्या होते हैं, अनुकूलित। मतलब कि जिस अनुकूल वातावरण में रहना चाहते हैं वो उसी हिसाब से क्या हो जाते हैं, अनुकूलित हो जाते हैं। और अपनी उत्तरजीविता को बनाए रखते हुए, और अपनी उत्तरजीविता को बनाए रखते हुए मेरे भाई अधिक संतानें क्या करते हैं, वो उत्पन्न करते हैं। अधिक संतानें क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। प्राकृतिक वर्ण के द्वारा व्यष्टियों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, किसके कारण भाई, प्राकृतिक वर्ण के द्वारा, प्राकृतिक वर्ण के द्वारा व्यष्टियों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। कैसे होती हैं, देखो समझो। यदि विभिन्नताएं अपने मूल व्यष्टि से कहीं अधिक हो गई हो तो जीव जो है जीन्स में भी काफी परिवर्तन आएगा तथा जीव भिन्न हो जाएगा। मेरे भाई देखो, जैसे मान लो अभी जीन्स क्या एक तरीके से फोटोकॉपी तो है। मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी कि जो जीन्स है मेरे भाई, हम जो है हमारे माता पिता की फोटोकॉपी है या नहीं है। तुम बोलोगे हाँ सर आपने बताया था और ये चीज हमारे समझ में आ गई। ठीक है। अब देखो मेरे भाई, एक ही फोटोकॉपी करते जा रहे हो, करवाते जा रहे हो, करवाते जा रहे हो, करवाते जा रहे हो, करवाते जा रहे हो, और तुमने मान लो एक से ही मान लो 10,000 फोटोकॉपी करवा ली, क्या उन सब में परिवर्तन आएगा क्या। तुम बोलोगे हाँ सर परिवर्तन तो आएगा। क्या परिवर्तन आएगा, क्या अक्षर टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे क्या, नहीं सर। लेकिन लेकिन अक्षर हल्के हो जाएंगे, मतलब जीन्स में कुछ तो परिवर्तन आएगा। जैसे तुम फोटोकॉपी में देखोगे मेरे भाई, फोटोकॉपी 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 फोटोकॉपी, तो उनमें परिवर्तन तो आएगा कि नहीं आएगा। एक तो तुम शुरू की निकाल के देखना और एक सबसे लास्ट की निकाल के देखना, तुम कहोगे सर इसमें तो बहुत अंतर आ गया। तो मेरे भाई ये यही कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, यदि विभिन्नताएं अपने मूल व्यष्टि से कहीं अधिक हो गई हो, मतलब कि अपने मूल व्यष्टि से, मतलब जो मूल जीव है उससे कहीं ज्यादा हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाए, तो जीवों के जो जीन्स है, जो जीवों के जो जीन है मेरे भाई, उनमें भी क्या आ जाएगा, परिवर्तन आएगा। क्या आएगा, परिवर्तन आएगा। बताओ आई क्या बात समझ में आई। ठीक है।
ठीक है, तथा जीव क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा, और एक नई जाति का उद्भव होता है, और क्या होगा, एक नई जाति बन जाएगी। नई जाति का मतलब हमने यही तो पढ़ा था कि मेरे भाई जीवों में विभिन्नता आती है, जीवों में जब विभिन्नता आती है तो हम कहते हैं कि एक नई जाति उत्पन्न हुई है। तो यहाँ जब अगर विभिन्नताएं आएंगी और नया जीव बनेगा तो हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे मेरे भाई, कि एक नई जाति बनी है, एक नई जाति का क्या हुआ है, उद्भव हुआ है। और यह भी हो सकता है कि नया जीव अपने पूर्व के जीवों के साथ अंतर्जनन करने में असमर्थ हो, क्या हो, अंतर जनन करने में क्या हो, असमर्थ हो। ठीक है, चलो आगे समझते हैं। ये चीज समझ में नहीं आई क्या, बताओ, ये चीज समझ में नहीं आई हो तो कमेंट करेंगे मेरे भाई कि सर नहीं आया समझ में, मैं दोबारा बता दूंगा। ठीक है, यदि डीएनए में यह परिवर्तन पर्याप्त है, कैसे, जैसे कि गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन, जैसे मान लो गुणसूत्रों में ही परिवर्तन आ गया ना मेरे भाई, डीएनए में मुझे कह रहा है कि डीएनए में केवल एक परिवर्तन काफी है। अच्छा वो कौन सा परिवर्तन काफी है, अगर मान लो कि डीएनए में जो गुणसूत्र है ना मेरे भाई, जो गुणसूत्र है उनकी संख्या में परिवर्तन हो जाए ना, क्या हो जाए, संख्या में परिवर्तन हो जाए, जो थर्ड जेंडर बनता है ना मेरे भाई, जिसको हम किन्नर बोलते हैं, ठीक है, बोलते हैं कि नहीं बोलते, तो जो किन्नर बनते हैं वो कब आते हैं, जब गुणसूत्रों में क्या आ जाते हैं मेरे भाई, गुणसूत्रों में विचलन हो जाता है, गुणसूत्रों में क्या आ जाती है, विभिन्नता आ जाती है, गुणसूत्रों की संख्या में कमी या बढ़ोतरी हो जाती है। ठीक है, तो एक नई जाति बन गई, बन गई या नहीं बन गई, हाँ सर नई जाति का उद्भव हुआ है। यदि डीएनए में यह परिवर्तन पर्याप्त है, जैसे कि गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन, तो दो समष्टियों के सदस्यों की, दो समष्टि के सदस्यों की जनन कोशिकाएं संलयन करने में असमर्थ हो सकती है, क्या हो सकती है, दोनों की जो कोशिकाएं हैं, जनन कोशिकाएं हैं, वो संलयन करने में, क्या संलयन का मतलब है कि बच्चे पैदा करने में असमर्थ हो सकती है, क्या हो सकती है, असमर्थ हो सकती है। अच्छा आगे ये चीज समझ में, चलो ये समझते हैं। स्थानीय समष्टि में विभिन्नता का कारण, जब कोई उप समष्टि भौगोलिक पृथक्करण के कारण, किसके कारण है, जब भी कोई जाति है, मान लो कोई भी जो जीव है, उप समष्टि का मतलब है कि कोई जो जीव है वो भौगोलिक पृथक्करण के कारण, जैसे ही भौगोलिक पृथक्करण हुआ मेरे भाई, उसके कारण उसने क्या कर लिया, अप्रवास कर लिया। अप्रवास का मतलब है मेरे भाई एक जगह से दूसरी जगह चला गया, उसने प्रवास कर लिया, तो वह अन्य स्थान को अपना आवास बनाता है। जैसे तुमने देखा होगा कई अपने आसपास के लोग हैं जो दिल्ली जयपुर जहां पे भी गए वहीं पे उन्होंने अपना घर वर बना लिया, वहीं पे उन्होंने शादी वगैरह कर ली। तो इसी तरीके से ये कहना चाह रहा है कि जब भी कोई उस समष्टि मतलब कोई जो जीव है वो भौगोलिक पृथक्करण के कारण अप्रवास करता है, किसके कारण करता है, भौगोलिक पृथक्करण के कारण अप्रवास करता है, तो वह अन्य स्थान को अपना आवास बनाता है, क्या बनाता है, अन्य स्थान को अपना आवास बनाता है, और वहां के किसी उप समष्टि के साथ जनन करता है, क्या करता है, जनन करता है, जिससे जीन का प्रवाह होता है, और इससे उत्पन्न नए जीव में क्या आ जाती है, विभिन्नता आ जाती है। उदाहरण बताया मैंने, जैसे मान लो कि कोई चेन्नई का लड़का है, क्या है, चेन्नई का लड़का, आजकल ये टेलीग्राम फेसबुक इंस्टा इंस्टा सब कुछ ऐसे चल ही रहा है। ठीक है, सोशल मीडिया से मान लो उसकी कनेक्टिविटी कहाँ बन गई, मान लो उत्तराखंड के किसी लड़की के साथ उसने मतलब मान लो उसने उसकी बातचीत हो गई, तो उसने क्या किया कि अपना चेन्नई छोड़ के वो चला गया मान लो उत्तराखंड, कहाँ चला गया, उत्तराखंड चला गया। तो उस व्यक्ति ने, उस जो जीव है, उस जीव ने अपने स्थान को क्या कर लिया, भौगोलिक परिस्थिति के कारण, अबे भौगोलिक परिस्थिति नहीं है, ये तो प्यार के कारण हुआ है ना भाई, ऐसा ही होता है। तो देखो अब ये क्या हुआ, भौगोलिक परिस्थिति, ये तो भौगोलिक परिस्थिति के कारण करते हैं, हम ये जो बात कर रहे हैं भौगोलिक पृथक्करण के कारण हुआ है, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ प्यार के कारण हुआ है, तो वहां प्यार को तुम भौगोलिक पृथक्करण समझो कि भौगोलिक पृथक्करण के कारण क्या हुआ कि जो जीव है मेरे भाई, जो जीव है वो एक जगह से दूसरी जगह चला गया, एक जगह से दूसरी जगह रहने लग गया, और वहीं पे उसने अपना आवास बना लिया, वहीं उसने उस लड़की से शादी कर ली, वहीं उसने जनन किया, और जनन के कारण क्या हुआ मेरे भाई, जनन से उनके क्या हुई, संतान उत्पन्न हुई। तो संतान कैसी होगी मेरे भाई, संतान में परिवर्तन होगा या नहीं होगा, होगा सर। अब बताओ कैसा होगा कि सर वो काला होगा, गोरा होगा, ये तो मेरे बाद में डिपेंड करेगा, लेकिन विभिन्नता तो आएगी ना, बताओ। और इससे उत्पन्न जीव में क्या आती है, विभिन्नता आती है। नोट डाल के देखो, किसी पौधे या प्राणी में विशिष्ट लक्षणों के लिए जीन जिम्मेदार होते हैं। अगर यहां से अगर पूछ ले, खालिस्तान अगर पूछ ले कि किसी पौधे या प्राणी में विशिष्ट लक्षणों के लिए खालिस्तान जिम्मेदार होते हैं, तो ध्यान रखना क्या आ जाएगा, जीन जिम्मेदार होते हैं, गुणसूत्र जिम्मेदार होते हैं। अच्छा अभिलक्षण क्या होते हैं, ध्यान से समझना। अभिलक्षण बाह्य आकृति अथवा व्यवहार का विवरण, अभिलक्षण, कोई मुझसे कोई अब तुमसे पूछे
कि भाई तुम्हारे जो सर है उनकी कैरेक्टरिस्टिक बताओ, कि उनके लक्षण बताओ क्या है, तो तुम बताओगे कि सर ऐसे ऐसे दिखते हैं, ऐसे गोल से हैं, ऐसे गोल मटोल है, बम्ब है, ऐसे सिकुड़े हुए हैं, टांगे ऐसी हैं, पतली पतली हैं, चेहरा ऐसा है, नाक इतनी बड़ी है, नाक इतनी छोटी है, ऐसी पैनी सी नाक है, ऐसे चबर चबर बोलते हैं। ये सारी चीजें बताओगे, बताओगे कि नहीं बताओगे? हाँ सर। तो हमारे बाहरी, हमारा जो बाह्य रूप है, इसने क्या बोला है कि बाह्य आकृति अथवा व्यवहार, व्यवहार से भी तो बता सकते हैं कि भाई ऐसे, अगर तुमसे भाई कैसे हैं तो तुम कहोगे, देखो तुमसे अगर पूछेगा भाई तुम्हारे घर वाले कैसे हैं, तो तुम बताओगे मेरे घर वाले गोरे हैं। एक तो फिजिकली बता रहे हो, बाह्य वर्णन कर रहे हो कि मेरे घर वाले तो ऐसे बलिष्ठ हैं, मेरे घर वाले तो ऐसे मरे हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, तो ये चीज बताओगे। लेकिन दूसरा तरीका क्या है कि भाई जस्ट पूछे तुम्हारे घर वाले कैसे हैं, भाई मेरे घर वाले मेरे मतलब बहुत प्यारे हैं, वो ऐसे ऐसे प्यार करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो उनका व्यवहार का वर्णन भी कर रहे हैं। तो बाह्य आकृति अथवा व्यवहार का विवरण, बाह्य आकृति अथवा व्यवहार का विवरण क्या कहलाता है? अभिलक्षण कहलाता है। दूसरे शब्दों में विशेष स्वरूपों अथवा विशेष प्रकार्य अभिलक्षण कहलाता है। विशेष प्रकार्य क्या कहलाता है? अभिलक्षण कहलाता है। या तो उसका विशेष स्वरूप हो या विशेष प्रकार्य हो। क्या हो? विशेष प्रकार्य। प्रकार्य का मतलब है कार्य, विशेष कार्य हो। ठीक है, जैसे मान लो कि अगर तुमसे पूछे कि भाई गणेश कौन है, तो तुम कहोगे सर गणेश वही है जो हमें साइंस पढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि एक विशेष कार्य कर रहे हैं। बहुत सारे और भी तो गणेश हैं, हाँ सर बहुत सारे गणेश हैं, लेकिन विशेष जो काम कर रहा है उसको सीधा सीधा तुमने बता दिया भाई ऐसे ऐसे है। जैसे मैं पूछूं, अभी मान लो, अभी हम बात करें कि जैसे मान लो कृष्ण कौन है, कृष्ण कौन है, तो तुम ऐसे थोड़ी कहोगे कृष्ण वहां का छोरा है ना, तुम कहोगे भाई कृष्ण भगवान है, सांवले रंग के हैं, हाथ में बांसुरी लिए हैं, इस तरीके से वर्णन कर दोगे। तो ये क्या हो गया? ये उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब उनके अभिलक्षण हो गए। तो तुमसे मैंने पूछा था कि मैं उस कृष्ण की बात कर रहा हूं? नहीं। तो उनका क्या है? विशेष दर्जा है, विशेष उनका कार्य है, विशेष उनका स्वरूप है। तो विशेष स्वरूप और विशेष प्रकार ये क्या कहलाता है? अभिलक्षण कहलाता है। उदाहरण के लिए हमारे दो पैर है, यह एक अभिलक्षण है। क्या है? एक अभिलक्षण। पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है, ये भी क्या है? एक अभिलक्षण है। क्या है? एक अभिलक्षण। ठीक है, बताओ बात समझ में आई? अगर कोई भी चीज ऐसी है इसमें जो समझ में नहीं आई, तो मेरे भाई आप मुझे कमेंट करेंगे और बताएंगे। ठीक है, चलो बताएंगे सभी। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं है। चलो थोड़ी सी चीजें और हैं जो अपन क्लियर करते हैं, और उसके बाद में अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा मेरे भैया ना। चलो अब अपन कुछ चीजें लिखते हैं थोड़ी सी। ठीक है, कुछ दो इंपॉर्टेंट सी बातें हैं, थोड़ी सी चार पांच है, इसको देख लेते हैं। ठीक है, चलो चलो। अब यहाँ पे लिखेंगे मेरे भैया आगे कि सभी जीवों में, देखो अब सभी जीवों में अपन ने हाथ पैर की तो बात कर ली। अगर मैं पूछूं कि मैं कहूं कि भाई सभी जीवों में क्या होती है? कोशिका पाई जाती है, तो ये भी क्या हुआ? एक अभिलक्षण हुआ। क्या हुआ? अभिलक्षण। चलो इसको लिख लेते हैं, लिखेंगे मेरे भाई। सभी जीवों में, भी जीवों में कोशिका, सभी जीवों में कोशिका जो आधारभूत इकाई है, जो आधारभूत इकाई है, जो आधारभूत इकाई है, यह भी एक अभिलक्षण है। यह भी एक क्या है? अभिलक्षण है। बताओ है या नहीं है? बोलोगे हाँ सर है। भी एक अभिलक्षण है। यह भी एक अभिलक्षण है। यह भी क्या है? एक अभिलक्षण है। आगे लिखेंगे सभी जीवों का वर्गीकरण, लिखेंगे जो जीव होते हैं उनका जिनका उनका वर्गीकरण कैसे करते हैं? अभिलक्षणों के आधार पर। किसके आधार पर? अभिलक्षणों के आधार पर। अरे नालायकों, कुछ भी लफाड़ी वफाड़ी नहीं है, कान ठंडे हुए पड़े हैं गधे कहीं के। क्या कर रखे हैं गुरुजी आपने? तो आप तो डोन बन रहे हो, आप तो ऐसे कर रखे हो, ये है वो है। नालायकों को पढ़ने का काम तो है नहीं। लिखेंगे सभी जीवों का वर्गीकरण, ये लिख लो चार पांच लाइन है, फिर छोड़ दूंगा तुम्हें नालायक हो। चलो, सभी जीवों का वर्गीकरण
और देख लिया करो, कुछ गलती वलती हो तो। नालायक हो, मैं बिना देखे मतलब ऐसे लिखता हूँ तो मतलब कुछ कई बार कोशिश करता हूँ मैं, वैसे तो मेरी कोशिश पूरी पूरी रहती है कि कोई गलती ना हो, लेकिन फिर भी अगर हो जाए तो बता दिया करो। देखो, सभी जीवों का वर्गीकरण उनके अभिलक्षणों के आधार पर, सभी जीवों का वर्गीकरण, सभी जीवों का वर्गीकरण उनके के अभिलक्षणों के आधार पर, अभिलक्षणों के आधार पर क्या है, अभिलक्षणों आधार पर क्या है। ठीक है, तो सभी जीवों का वर्गीकरण उनके अभिलक्षणों के आधार पर किया है। ठीक है, आगे लिखेंगे, जिसमें पहला वर्गीकरण लिखेंगे, जिसमें, ये तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है मेरे भैया ना, चैप्टर तो हो चुका है, ध्यान रखना। इसमें पहला अभिलक्षण कोशिकीय है, क्या दिख रहा है सभी को? बताओ, जिसमें पहला अभिलक्षण कोशिकीय है, लिखेंगे। पहला वर्गीकरण लिखो, जिसमें पहला वर्गीकरण, पहला वर्गीकरण लिखो मैं, पहला वर्गीकरण पहला वर्गीकरण, पहला वर्गीकरण के कोशिकीय अभिलक्षण है, ये कोशिकीय अभिलक्षण है, अभिलक्षण है, जैसे कोशिकीय अभिलक्षण है, जैसे केंद्रक झिल्ली वाले जीव और बिना केंद्रक झिल्ली वाले जीव, केंद्रक झिल्ली वाले जीव एवं बिना केंद्रक झिल्ली वाले जीव, बिना केंद्रक झिल्ली वाले, ठीक है, चलो, बिना केंद्रक झिल्ली वाले जीव, ठीक है। चलो, अब आगे देखते हैं इसमें, ठीक है, आगे देखेंगे इसमें, दो स्पीसीज के मध्य, देखेंगे दो स्पीसीज के मध्य में, आगे लिखेंगे दो स्पीसीज के मध्य दो स्पीसीज के मध्य दो स्पीसीज के मध्य जितने अधिक अभिलक्षण, लिखेंगे मध्य, जितने अधिक अभिलक्षण
समान होंगे, समान होंगे, उनका संबंध, लिखेंगे होंगे, का संबंध भी उतना ही निकट होगा, उतना ही निकट होगा। इसी में लिखेंगे जितनी अधिक समानताएं, जितनी, दिख रहा है सभी को? हाँ, लिखेंगे इसी में जितनी अधिक समानताएं, जितनी अधिक, दिख रहा है सभी को? बताओ। लिखेंगे जितनी अधिक, जितनी अधिक समानताएं, जितनी अधिक, जितनी अधिक, जितनी अधिक समानताएं होंगी, जितनी अधिक समानताएं में होंगी, उनका उद्भव भी, का उद्भव भी का उद्भव भी निकट अतीत में, निकट अतीत में इससे हुआ होगा। बताओ। निकट अतीत में समान पूर्वजों से, समान पूर्वजों से हुआ होगा। ठीक है, एक लाइन और बच रही है, वो लिख लो बस, तुम्हारा ये चैप्टर कंप्लीट हो ना। चलो एक लाइन और है, इसको लिखो। अगली लाइन में लिखेंगे जिन जीवों में, जिन जीवों में अभिलक्षण समान होगा, वो में अभिलक्षण समान होगा, तो वे जीव, तो वे जीव समान जनक से, वंशानुगत हुए हैं। हुए हैं, ठीक है। ये हो गया मेरे। बताओ इसमें कोई दिक्कत है कि बताओ किसी को, इसमें कोई दिक्कत? चलो ठीक है। चलो अब मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा। समझाऊं? चलो। ये हो गया मेरे भाई, तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट है ना। तुम्हारा चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है। कल इसकी बुक की रीडिंग लगा के, कल कल में हो जाएगी मेरे भाई इसकी बुक की रीडिंग, है ना। कल इसमें बुक की रीडिंग होके फिर अपन परसों से अपना स्टार्ट कर देंगे मेरे भाई चैप्टर, ठीक है। चलो कल देखते हैं, 2 क्लास हो जाएगी तो 2 क्लास भी करेंगे, लेकिन होगी, काम बहुत रहता है मेरे भाई। चलो। चलो ठीक है, ये ना कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो समझते हैं, समझे मेरे भाई। चलो देखो,
सभी जीवों में कोशिका जो कि आधारभूत इकाई है, क्या है आधारभूत इकाई। अगर पूछे कि भाई सबसे मतलब जो हमारी आधारभूत इकाई है, जीवों की जो आधारभूत इकाई है वो कौन सी है, तो हम बताएंगे कोशिका। तो ध्यान से समझना कि सभी जीवों में जो कोशिका है, जो आधारभूत इकाई है, वह भी क्या है, एक अभिलक्षण है। क्या है, एक अभिलक्षण। ठीक है, दूसरी बात क्या, कि सभी जीवों का जो वर्गीकरण है उनके अभिलक्षणों के आधार पर किया है। कैसे किया है, उनके अभिलक्षणों के आधार पर। जो भी जो जीव है, जैसे एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव है, तो इनके कैसे किया गया, कोशिकीय आधार पर, है ना। तो देखो इसने क्या कहा है कि सभी जीवों का जो वर्गीकरण है उनके अभिलक्षणों के आधार पर किया है। किसी में किसी चीज को तुलना करके, किसी में जैसे मान लो गोरे और काले रंग में ऐसे परिवर्तन भेद करके, अंतर करके, है ना। तो ऐसे इन्होंने क्या किया, जिसमें पहला वर्गीकरण उनके कोशिकीय अभिलक्षण है। कैसे अभिलक्षण है, कोशिकीय अभिलक्षण की। जैसे एक कोशिकीय जीव है या बहुकोशिकीय जीव है, या कैसा है। ठीक है, दूसरी बात, जैसे इसने उदाहरण भी देके समझाया, क्या कि केंद्रक झिल्ली वाले जीव और बिना केंद्रक झिल्ली वाले जीव। ठीक है, तो दोनों में क्या हुआ, अंतर हुआ कि नहीं हुआ, सर अंतर हुआ। आगे समझते हैं। वे मान लो दो स्पीसीज है, दो स्पीसीज के मध्य जितने अधिक अभिलक्षण समान होंगे, मान लो दो स्पीसीज हैं और जिनमें जो लक्षण है, उनके जो लक्षण है मेरे भाई, जो अभिलक्षण है वो अगर समान है, तो उनका संबंध भी क्या होगा, उतना ही निकट होगा। उतना ही क्या होगा, निकट होगा। जितनी अधिक समानताएं उनमें होंगी, उनका उद्भव भी निकट अतीत में समान पूर्वजों से हुआ होगा। ये कहना चाह रहा है कि अगर जैसे मान लो, अगर तुम देखो, जैसे मान लो, अब कहते हैं ना कुंभ के मेले में बिछड़ गए, तो मेरे भाई जब कुंभ का मेला लग रहा है तो 25 साल के हो गए, और जब बिछड़े थे तब 1 साल के थे। तुम मान लो कितने साल के थे, 1 साल के, 2 साल के, 3 साल के, मान लो। ठीक है, अब 25 साल। अब जैसे मान लो तुम मिले और तुम्हें लगा कि यार ये तो मेरी तरह दिख रहा है, तो हम ये कह सकते हैं, हम ये मान सकते हैं कि ये पूर्व जन्म, मतलब जो पूर्व जो समय था, पूर्व जो समय था, उसमें ये क्या पता हम एक ही जनक से हम पैदा हुए हो। मान लो हम एक ही पिता की संतान हो, एक ही पेरेंट्स के क्या हो मेरे भाई, बच्चे हो। ठीक है, तो इसने क्या बोला कि दोनों में जितनी अधिक समानता होगी, दो स्पीसीज के मध्य जितने अधिक अभिलक्षण समान होंगे, उनका संबंध भी उतना ही निकट होगा। भाई पिछले बिछड़े जन्म के भाई हो सकते हैं, चलो। जितनी अधिक समानताएं उनमें होंगी, उनका उद्भव भी निकट अतीत में, निकट अतीत में, अतीत का मतलब है बीता हुआ समय, समान पूर्वजों से हुआ होगा। किससे हुआ होगा, समान पूर्वजों से हुआ होगा। जिन जीवों में अभिलक्षण समान होगा, तो वे जीव समान जनक से वंशानुगत हुए हैं। अगर पूरे के पूरे अभिलक्षण मान लो बिल्कुल फोटोकॉपी है, बिल्कुल यूं की यूं है, तो वो हम क्या मानेंगे, उनको क्या बताएंगे, हम ये मान सकते हैं कि वे जीव जो हैं वो समान जनक से वंशानुगत हुए हैं। मतलब कि एक ही जो जीव है, समान जनक है, एक ही जो जनक है उसके ही क्या है मेरे भाई, बेटे हैं, उसकी ही संतान है। ठीक है, चलो बताओ। इस चैप्टर में अगर कोई दिक्कत है मेरे भाई, किसी भी टॉपिक, किसी भी मतलब पॉइंट पर, तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट कर देंगे। ठीक है मेरे भाई, आज ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। कल इसकी मेरे भाई एक फाइनल क्लास वाली, फाइनल क्लास का मतलब जिसमें बुक की रीडिंग कर रहे होंगे, वो क्लास कल हम लेके, मतलब कल पढ़ लेते हैं उसको। ठीक है, कल मैं हाँ कल प्रॉपर क्लास लेने के मूड में हूँ मेरे भाई। कल मतलब मूड में तो रोज रहता हूँ, लेकिन कुछ रीजंस होते हैं। चलो, लेकिन कल क्या है, क्लास होगी। ठीक है मेरे भाई, चलो आज के लिए इतना ही काफी है मेरे भाई। कोई भी चीज की दिक्कत हो मेरे भाई, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बता देना कि सर ये चीज़ की दिक्कत है, जो भी होगी मुझसे हेल्प जो होगी मैं कर दूंगा। ठीक है मेरे भाई, ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, लव यू ऑल। और ये ठीक है, चलो।